अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कॉरपोरेट सेक्टर और रिटेल सेक्टर आजकल पैसे हासिल करने के वास्ते लगे हुए हैं। बिजनेसेस उतने नहीं चल रहे हैं, बिक्री उतनी नहीं हो रही है जितना का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एक तखमीना लगा के बैठा था। शायद यही अच्छे दिन हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट बड़े बड़े इदारे अपने नुकसानात को या अपने होने वाले नुकसान जो नुकसानात हो रहे हैं उसकी पावजाई के लिए ये कहा जा रहा है कि जो क्रेडिट देते हैं उससे बचने के लिए ज़्यादा परसेंटेज पे कर्ज लेकर कैसा ना कैसा अपने बिजनेस को संभालने की एक कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इनकी तरफ से, कंपनीज की तरफ से जो माल बेचा जाता है वो होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर कंपनी को तकरीबन 1 महीना या 2 महीने की क्रेडिट लेता है, जिसके वजह से कंपनी के मालिये पे इसका असरअंदाज हो रहा है। उससे बचने के लिए कंपनीज कर्जे लेकर अपनी जो साख है उसको बरकरार रखने की एक कोशिश कर रहे हैं। होलसेलर की अगर हम बात करेंगे तो होलसेलर्स में ज़्यादातर लोग गुजरात के लोग होते हैं या जैन तबके के होते हैं या मारवाड़ी तबके के होते हैं। अगर साउथ इंडिया में आ जाएंगे, तेलंगाना में अगर आएंगे तो ये कोमटी बिरादरी के लोग अक्सर उमूमन बड़े बड़े कंपनीज के होलसेलर होते हैं। अब इन लोगों की तरफ से 60 दिन की क्रेडिट लेने या 30 दिन की क्रेडिट लेने की वजह से बड़े बड़े कंपनी के हालत ख़राब होते चले जा रही है। शायद यही अच्छे दिन की बात हो रही थी जो 8 साल पहले एक जादूगर आया था या बड़ा बाजीगर सौदागर आया था, आके लोगों को ये बात करके अच्छे दिन का एक ख्वाब दिखा के अब फिलवक़्त अपने अच्छे दिन गुजार रहा है। लोगों के जो अच्छे दिन थे वो अच्छे दिन अब चले गए हैं। लोग यही कह रहे हैं कि पुराने जो वापस बुरे दिन थे वही वापस लौटा दो, इस नौबत पे आ गए हैं। ये भी एक और बात है कि ये ज़्यादातर होलसेलर जो बेच रहे हैं या अब जो कारोबार कर रहे हैं या कारोबारी तबका, समझ रहे होंगे आप लेके किधर जा रहे, कारोबारी तबका आजकल अपने नुकसान से बचने के लिए या आपसे अपनी तरफ से जो टैक्स अदा करता है उससे बचने के लिए, या बल्कि ये कहूँगा कि जीएसटी से बचने के लिए कई जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ना गूगल पे, ना फ़ोन पे, ना क्रेडिट कार्ड, ना चेक के ज़रिए पेमेंट दीजिए, नक़द पैसे लाइए और अपने माल ले लेके चले जाइए। शायद हो सकता कि ये जीएसटी से बचने की एक बात हो रही है। बैंक्स अगर देखेंगे तो बैंक्स का जो मालिया होता था, जो रिज़र्व होता था बैंक्स में, वो भी दे देकर बैंक्स में भी पैसे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। शायद इसीलिए बैंक के भी अगर देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट का जो रेट था 5-5.5% के करीब जो चले गया था, उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जा रहा है ताकि फिर से आवाम लाके एफडी की इंटरेस्ट की खातिर पैसे उसमें जमा करो, ताकि फिर बैंक बड़े इंटरेस्ट पर कॉरपोरेट्स को कर्जा दे सकता है। बहरहाल इन सब चीज़ों में जो एक चीज़ नज़र के आई वो अक्टूबर में ख़ास तौर पे दिवाली और दशहरा के जो त्यौहार मनाया, पूरा हिंदुस्तान मनाया, उसमें ये कहा जा रहा है कि कई लोग 29,000 करोड़ तक, हिंदुस्तानियों ने 29,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेकर अपने दोनों ईद मनाए। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैसे कहाँ चले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो क्रेडिट इस्तेमाल करने की जो शरह है वो हिंदुस्तान में 16% के करीब बढ़ गई है। मतलब लोग जो कर्जा नहीं लेते थे वो लोग भी कर्जा लेने में अब 16% से ज़्यादा लोग, अगर 100 रुपये पहले कोई कर्जा लेते थे पूरे हिंदुस्तान मिलके, तो अब 116.3% लोग कर्ज लेकर अपनी जो भी शोशान है या अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरी कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो सबसे बड़ा बैंक है गुजरात में, उसका जो लोन डिसबर्समेंट शरह है वो 28.8% हो गई है। मतलब अगर 100 रुपये देते थे तो अब 128 रुपये या 129 रुपये के करीब खर्च दिया जा रहा है। तो 28% जो बड़ा है, उससे ये मालूम हो रहा है कि लोग किस तरह कर्ज से हासिल कर रहे हैं। वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के ताल्लुक से अगर बात करेंगे तो बहुत सारी कहानियां हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, जिसमें हज़ारों लाखों करोड़ रुपए भी वहाँ से लोगों को, ऐसे लोगों को दिए गए जो लेके पैसे लेके भाग गए थे। तो खैर बैंक ऑफ बड़ौदा में पढ़ना नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि शायद ये अच्छे दिन का जुमला जो था वो अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डबल इंजन की सरकार बोलिए या जुमले अदा करने वाले जो दो बाबा लोग थे, वो बाबा लोग बहुत खुश हैं
और फिल वक्त लोगों को परेशान करके छोड़े हैं। कॉरपोरेट्स अपने माल की कीमत भी नहीं बढ़ा सकते, इसलिए कि अब जो बात हो रही है आइंदा साल से, बल्कि जनवरी से ये कहा जा रहा है कि रिसेशन बहुत बड़े पैमाने पे आएगा। और शुरुआत जो हो रही रिसेशन की वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका में जो स्लोडाउन आया है उसके वजह से हो सकता है कि रिसेशन आने वाला है। ये भी कहा जा रहा है कि 82 रुपीज़ 83 रुपीज़ का जो डॉलर अब फिल वक्त चल रहा है वो 90 रुपये तक भी एक महीने में पहुंच जाएगा। अगर एक महीने में डॉलर 90 रुपये पहुंचता है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ना लाजमी है। जब लाजमी वो हो जाएंगी तो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इजाफा चले जाएगा। कॉरपोरेट बचने के लिए ज़रूरी ये होता है कि अपने खर्चे कम करना। शाही खर्च तो कम नहीं होता, लेकिन जो मुलाजिमीन की तनख्वाह होती है उसमें कमी की जाती है, या ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। अभी ट्विटर ने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला है एक ही रात में डिसीजन लिया गया। सुबह 6 बजे के करीब लोगों को ईमेल पे बताया गया कि आपकी नौकरी आज से नहीं रहेगी। तो इस किस्म की जो डिसीजंस लेते हैं ये तो अमेरिका में होता है, लेकिन हिंदुस्तान में भी सैलरी कट हो या जॉब कट हो, ये शायद इसीलिए बढ़ते चले जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कंपनीज में 22 से 30% के करीब लोगों को जो हायर करने की, जो नौकरी देने की बात है, 22 से 30% तक की कम हो गई है। ये आईटी सेक्टर में और बुरा हाल है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा नौकरियों को अभी फिल वक्त टाल के रखा गया है। उन्हें बढ़ाने की अभी स्टॉप लगा के रखे हैं, देने की कोई कोशिश भी नहीं हो रही या पहल भी नहीं हो रही उसमें। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, गैस की कीमत बढ़ जाती है और ज़रूरियात ज़िंदगी की अगर कीमत बढ़ जाती है तो आप कहाँ से लाने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि 56 इंच का सीना अमेरिका को दिखाने की जो ख़ता एक साहब ने की है, उसके वजह से रशिया से पेट्रोल लेने या ईरान से बिल्कुल ईरान के रियाल में, ईरान की लोकल करेंसी में पैसे देके डॉलर को बाजू रख के, ये शायद ऐसा लग रहा है कि ये अब भारी पड़ने वाला है। का ये भी कहा जाता है, उर्दू की जो कहावत है कि हाथी मर भी गया तो लाख रुपए का होता, वैसे ही अमेरिका अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका से आप 56 इंच की सीना दिखाने की जो जुर्रत किए थे, उसमें आहिस्ता आहिस्ता अब उसकी कीमत पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को आहिस्ता आहिस्ता चुकाना पड़ रहा है। यह और बात है कि फिल वक्त यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका और बेल्जियम ने ये शिकायत की कि हिंदुस्तान में जिस तरीके के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं मज़हब को लेकर, या इंसानी हुकूक़ के जहदकारों को जो परेशान किया जा रहा है, या ह्यूमन राइट्स के नाम पे या मज़हब के नाम पे CAA, NRC और UAPA के जो कानून लगाए जा रहे हैं लोगों को और ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ को परेशान करने के लिए, उस पर भी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने एक चाल चली है, जिसमें शायद कि अब किस तरह उसका जवाब देने पड़ेंगे ये आगे वक्त ही बताएगा। क्योंकि मॉब लिंचिंग के नाम पे जो मर्डर्स हुए हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। अब तुषार मेहता वहाँ पे जाएंगे, है तुषार मेहता यानी है तो गुजराती ही लेकिन अच्छे वकील हैं, तो वो वहाँ पे जाके अब चाहे वो माइनॉरिटीज़ की बात हो या संजीव भट्ट की बात हो या तीसरा सीतलवाद की बात हो, इन सब इल्ज़ामात के, या संजय रावत की भी बात हो सकती है जिन्हें ईडी के नाम पे ईडी ने अभी गिरफ्तार किया था। तो ऐसे सब चीज़ों की जो शिकायत वहाँ पे दर्ज हुई है यूनाइटेड नेशंस में, उसकी हुकूमत की तरफ से पैरवी करने वाले हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2023 में जिस तरह पेट्रोल और डीजल की और लाइट की कीमत या इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ने वाली है, वैसे ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती है या रोज़मर्रा की जो अशिया होती है, ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ें, गर्मा के मौसम में बहुत ज़्यादा इसमें इजाफा होने की बात हो रही है। और ये भी कहा गया है कि 2023 डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जिसमें ख़ास तौर पे हिंदुस्तान का नाम लिया गया है, ये इसमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाला है, जिससे कि लोगों को और लोगों की परेशानी में और ज़्यादा इजाफा होगा। नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद जो लोग परेशान हुए थे, तकरीबन 41 करोड़ लोगों में लोग गरीब गुर्बत की सतह पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें और इजाफा होने के चांसेस हैं। शायद हो सकता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं जो मज़हब के नाम पे अब तक लोगों को दहशत में डाले थे, उनको
शायद ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी अब जो यात्रा पे निकले हैं वो कहीं ना कहीं अब वापस राहुल गांधी या कांग्रेस के पीछे या बल्कि गवर्नमेंट बदलने के लिए लोगों के जहन यहाँ पे एक तरफ पलट सकते हैं। इसका एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। होता क्या है ये तो 2 साल के बाद ही पता चलेगा। वैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो तेलंगाना में सक्सेस होने के बाद महाराष्ट्र में दाखिल हुई है। महाराष्ट्र में पूरे सिवाय बीजेपी के तकरीबन तमाम सियासी जमातें उसे तायद कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी की तेलंगाना यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गुजरने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वहाँ की तेलंगाना की कांग्रेस को हुआ है। इसलिए कि जो कांग्रेस 8-10 हज़ार वोटों पे सिकुड़ गई थी, बल्कि 5,000 से कम भी वोट लिए थे बाज़ जगह पे, अब ऐसा लग रहा है कि 20,000 प्लस या 21,000 वोटों के करीब जो कांग्रेस पहुंची है वो भी एक कांग्रेस की कामयाबी ही तस्वुर की जा रही है। क्योंकि ये बात और है कि बीजेपी ने तकरीबन 65 करोड़ रुपए कैश खर्चा है। टीआरएस ने भी 100 करोड़ के करीब इलेक्शन लड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि 70 लोग टीआरएस के वहाँ पे हर कॉर्नर से या हर सिम्ट से आकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए वहाँ पे लगे थे। जनरल इलेक्शन अलग बात है, लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा कि जो बाई इलेक्शन हुआ है मुनगोड़ का, उसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन एक ख़ानदान को 9-9 हज़ार रुपये के करीब सिर्फ 2 पार्टियों की तरफ से मिले हैं, जिससे कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन का जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 627 करोड़ रुपए। ये सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि 627 करोड़ रुपए एक मुनगोड़ बाई इलेक्शन में टीआरएस और बीजेपी ने खर्च किए हैं। टीआरएस के साथ साथ सीपीआई सीपीएम टीआरएस के हलीफ थे इस मामले में कि बीजेपी को वहाँ पे हराना है। लेकिन नुकसान किसका हुआ ये बात अलग है, लेकिन फ़ायदा राय दहिंदों का हुआ है। एक एक के घर में अगर 5 वोट हैं तो एक एक घर को 50-50 हज़ार रुपये तक के मिल गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ हैं। और अब इस हफ्ते नोटिफिकेशन भी जो आया है वो गुजरात के इलेक्शन का आया है। गुजरात में यकीनन अगर देखा जाए तो बीजेपी गुज़िश्ता इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन में 1 करोड़ 38 लाख वोट हासिल की थी और कांग्रेस को 1 करोड़ 16 लाख वोट मिले थे। बहुत ही करीब आ गए थे। 75 सीट कांग्रेस को मिले थे और 116 के करीब सीट बीजेपी को मिले थे। लेकिन इस मर्तबा आम आदमी पार्टी के वहाँ जाने से अब किस पलड़ा बैठेगा। यकीनन अगर डिवाइड होते हैं ये 1 करोड़ 16 लाख वोट कांग्रेस को जो मिले थे तो फिर फ़ायदा तो बीजेपी का ही होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, गुजरात के लोग पूरे बीजेपी की तरफ है, लेकिन बीजेपी को चूँकि 49% वोट मिले थे और कांग्रेस को 41 मिले थे, तो 7-8% का जो डिफरेंस था उसमें अगर बंटवारा होता है, 41 में अगर बंटवारा होता है तो कांग्रेस और नीचे जाएगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके ये 41% अगर लेते हैं तो बीजेपी को कितने परसेंट मिलेंगे ये वक्त ही बताएगा। आगे इलेक्शन जब होगा तो भी बात हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये है कि मुनगोड़ इलेक्शन को यहाँ पे जहन में रखना है। उसके बाद से बहुत सारी पार्टियाँ या बहुत सारे उम्मीदवारों के जो हौसले थे इलेक्शन लड़ने के वो बिल्कुल पस्त होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि 627 करोड़ रुपए अगर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर फिगर सही है तो मैं समझता हूँ कि 627 करोड़ रुपए के ऐसे 119 सीट है, उसमें कितने पैसे ये पॉलिटिशियंस के पास रखे हुए हैं। या आम आदमी ये सोच सकता है कि 2000 के जो नोट आए थे पिंक कलर के, वो नोट किसके पास है उसका अंदाज़ा लगाना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। खैर, इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ ताकि आइंदा हफ्ते फिर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।